बीएससी नर्सिंग एम्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं और सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। ओम्स लॉ से आप जानते हो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। जे को करंट डेंसिटी, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। सिग्मा निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे भेजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन और बाई वाला कूलम ऊपर चला गया। सिग्मा का यूनिट आ गया, यहाँ से डायमेंशन निकाल लीजिए। यह आपने एम्पियर लिखा करंट के लिए, और करंट का डायमेंशन या तो ए यूज करते हैं नहीं तो आई यूज करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे ए दिख रहा है तो हम लोग एम्पियर को एम्पियर ही छोड़ दें। दिस इज कूलम, कूलम को आई टी या फिर ए टी बोलिए तो ए इंटू टी ले लिया बाय मीटर स्क्वायर। मीटर बोले तो लेंथ का स्क्वायर, और न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। केजी मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, पर सेकेंड स्क्वायर टी का पावर -2। यह सिग्मा का डायमेंशन हो गया। अरेंज कर लीजिए, एम ऊपर गया तो एल स्क्वायर और एल मिल करके एल क्यूब ऊपर भेजने पर एल टू द पावर -3। यह टी टू दी पावर -2 है, ऊपर में पहले से एक टी है, अरेंज होकर के टी टू दी पावर +3। ए और ए मिल करके ए स्क्वायर, यही आपका सिग्मा का डायमेंशन हो गया। एम इनवर्स एल टू दी पावर -3 टी क्यूब ए स्क्वायर। एम इनवर्स एल टू दी पावर -3 टी क्यूब और ए स्क्वायर। फर्स्ट का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोला अ बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो। जब भी आप किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज आता है ऑड नंबर के रेशियो में, डेट इज 1:3:5:7:9। और इसे हम बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। मोशन में आपको पढ़ना है तो 1:3:5 जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए तो ए टिक कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा 30 पे, इनिशियल वेलोसिटी यू 40 मीटर पर सेकेंड पे प्रोजेक्ट कर दिया। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। जी का वैल्यू आपको 10 बोला लेने को। इनिशियल वेलोसिटी यू इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल थीटा इज 30 डिग्री। आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मीन्स स्पीड का मैग्नीट्यूड भी और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी को आप यू एक्स बोल लीजिए, डेट इज यू कॉस थीटा के बदले 30, यू इज 40 एंड कॉस 30 इज √3/2। सॉल्व होकर के 20√3 ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यदि इनिशियली है 20√3 मीटर पर सेकेंड और एक्स का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड 4 सेकेंड जब तक जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है हमेशा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम ही रहेगा। अब आपको 2 सेकेंड के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना होगा। और आपको पता है जब आपने प्रोजेक्ट ऐसे किया तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपवर्ड जबकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड। इस कारण से वाई डायरेक्शन में डी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा और वाई का स्पीड इनिशियल से कम होता जाएगा। वाई में इनिशियल स्पीड को यदि आप यू आई बोलते हैं, दैट विल बी यू cos 60 या फिर यू sin 30 बोल लीजिए।
u इज 40, साइन 30 इज 1/2, तो y में इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। y का एक्सेलेरेशन g के इक्वल डाउनवर्ड वेलोसिटी अपवर्ड, और टाइम आपका दे रखा है t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद का y का वेलोसिटी निकाल लीजिए, जिसे आप बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी वी वाई। यदि यहाँ से वी वाई के लिए कैलकुलेशन करें तो v इक्वल टू आप जानते हैं होता है u प्लस 80। u जो है y का वह आया है 20, डी एक्सेलेशन है तो प्लस ना लेकर के माइनस करेंगे, और a के बदले g लेंगे तो g 10 लेने को बोला है, t के बदले 2। यह आपका आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब y डायरेक्शन में 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 होता है y डायरेक्शन का मैक्सिमम हाइट पे। तो यहीं से आपको यह भी पता चल गया कि 2 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। तो 2 सेकेंड के बाद y में वेलोसिटी नहीं है, और x वाला वेलोसिटी आपने बोला था 20√3, तो नेट वेलोसिटी भी आपका केवल और केवल 20√3 हो जाया करेगा। 20√3 ऑप्शन ए है, तो थर्ड का ऑप्शन आप 80 कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। A block of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg, and the block B rests on a smooth horizontal table। आप एक स्मूथ टेबल दिखा लीजिए, और इस टेबल के ऊपर एक बी ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, और इसके ऊपर एक 4 kg का ब्लॉक है। इफ द मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज 12 न्यूटन। ए पे मीन्स ऊपर वाले पे आपने 12 न्यूटन का मिनिमम फोर्स लगाया, तो पूरा सिस्टम आपका एक साथ मूव किया। यदि आप 12 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो मिनिमम फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। स्मूथ है 5, और उसके नीचे का सरफेस, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन मौजूद होगा, और उस फ्रिक्शन के कारण ही कंबाइंड बॉडी आगे मूव कर सकता है। यदि यहाँ भी स्मूथ होता तो जब आप इस पे फोर्स लगाते तो यह बॉडी एक्सेलेरेट करके आगे भाग जाता, यह बॉडी आपका नीचे ही छूट जाता। तो यदि ऊपर आप लगा रहे हैं 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है स्टैटिक कंडीशन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू 12 इक्वल आ गया। नेक्स्ट टाइम बोला द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू बी फॉर द ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर विल बी। अब ए का फोर्स तो मिनिमम था, लेकिन जब आपने नीचे वाला मीन्स 5 kg पे फोर्स अप्लाई करा, तो यह फोर्स आपका मैक्सिमम है। ए का एफ बी डी इस साइड आपने 12 लगाया था, और अपोजिट में फ्रिक्शन था। जब हम ब्लॉक बी पे मैक्सिमम एफ लगाएंगे, तो 4 का टेंडेंसी होगा पीछे भागने का, और 4 का टेंडेंसी यदि पीछे भागने का होगा, तो इस 4 वाले के लोअर सरफेस पे राइट की तरफ फ्रिक्शन होगा। जब आपने इस पे मिनिमम फोर्स लगाया था, तो यह मूव राइट करना चाहेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट। लेकिन अगली बार जब आप 5 kg पर राइट की तरफ फोर्स और उस फोर्स को मैक्सिमम रखेंगे, तो इस वाले का टेंडेंसी 4 वाले का टेंडेंसी होगा पीछे भागने का, और यदि वह भाग पीछे की तरफ रहा है, चाहेगा भागना, तो उस पर फ्रिक्शन राइट। और 4 के लोअर सरफेस पे यदि राइट फ्रिक्शन, तो 5 के अपर सरफेस पे आपका लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो 5 kg का एफ बी डी ड्रॉ कीजिए, यह आपका एफ, और लेफ्ट साइड में आपका फ्रिक्शन एफ हो जाएगा। कंबाइंड बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा ले, नीचे फ्रिक्शन है नहीं तो एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। नेट फोर्स एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलेरेशन। एफ माइनस एफ इक्वल्स टू मास और एक्सेलेरेशन, चूंकि कंबाइंड बॉडी एक्सेलेरेट हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अप्लाइड फोर्स इज एफ, मास इज 5 + 4 9। यहाँ से यह जो स्मॉल एफ है यह कैपिटल एफ, तो अप्लाइड फोर्स है स्मॉल एफ फ्रिक्शन,
कैपिटल एफ को कैपिटल एफ डालिए, माइनस फ्रिक्शन जो था वह आपका 12 न्यूटन इक्वस टू 5F डिवाइडेड बाई 9। -12 को राइट साइड में +12 कर ले और 5F/9 को लेफ्ट में जाके माइनस करे, तो F माइनस 5F/9 इक्वस टू 12, 9F माइनस 5F, 4F/9 इक्वस टू 12। 4 से 12 को 3 टाइम्स, F इक्वस टू 9 इंटू 3, 27 न्यूटन का यह अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी b इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक वुड ऑफ मास सी। बुलेट का मास ए दिया, जिस वुड में फायर किया उसका मास सी है, और बुलेट का वेलोसिटी b दे दिया। द बुलेट गेट्स इम्बेडेड इनटू द ब्लॉक ऑफ वुड। बुलेट को जो आपने फायर किया वह ब्लॉक में इम्बेड हो जा रहा है, मीन्स उसे पेनेट्रेट करके बाहर नहीं आ पा रहा है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम बोले तो वुड का ब्लॉक और बुलेट मिल करके कंबाइंड बॉडी का आपसे वेलोसिटी पूछ लिया। जब भी दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करे और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सेपरेट नहीं हो, तो इस तरह के कोलिजन को आप बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी यदि आपका m1 हो, वेलोसिटी v1, पीछे दूसरा बॉडी m2, वेलोसिटी v2, v2 इज ग्रेटर देन v1, तो यह v2 ज़्यादा है तो आज न कल v1 वाले को स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक के बाद यदि कंबाइंड बॉडी दोनों एक साथ मूव करे m1 और m2 कुछ v डैश वेलोसिटी से, तो जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन करके फाइनल कंबाइंड कंपोजिट सिस्टम का स्पीड निकालते हैं v डैश, तो यह हमेशा आता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 वुड बोल लीजिए, m2 आप बुलेट बोल ले सकते हैं, तो वुड रेस्ट में था तो उसके लिए m1 v1 0, m2 v2 मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का मास आपका दिया a, आप वेलोसिटी दिया b, तो पहला टर्म तो 0 और सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इज मास ऑफ वुड, वुड का मास आपने सी लिया, और m2 इज मास ऑफ बुलेट, तो c प्लस ए या a प्लस सी आप कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस सी कर ले, तो ऑप्शन आ जाएगा ए बी बाई ए प्लस सी, ए बी बाई ए प्लस सी। ऑप्शन आपका सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0। एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया जो मिड पॉइंट से पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 बोल दिया। और आपसे पूछा कि इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस जो कि किसी एक इंड से पास करे, इस इंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोल ले। पूरे रॉड का लेंथ यदि L है तो मिड पॉइंट से एक इंड L/2, और इस पॉइंट के बीच इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप जानते हैं I होता है I0, जहां I0 बोलते हैं सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस रॉड के लिए यह एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 प्लस md² m, और d होता है दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। L/2 है तो d का स्क्वायर बोले तो L/2 का स्क्वायर L²/4, तो आंसर आपका आएगा I0 प्लस mL²/4, I0 प्लस mL²/4। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएं।
geostationary satellite is one which geostationary satellite किसे बोलते हैं? तो geostationary satellite अर्थ के सरफेस से नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर हाइट पे प्लेस्ड एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस से देखने पे स्टेशनरी नज़र आता है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो मतलब ज्योग्राफी से, अर्थ से देखने पे वह स्टेशनरी नज़र आता है। एक्चुअल में वह स्टेशनरी नहीं है। एक्चुअल में स्टेशनरी न होने के कारण आप यहाँ समझ सकते हैं लीनियर वेलोसिटी के कंसेप्ट से। जब भी आपके पास दो ट्रेन हो ए और बी और दोनों का स्पीड सेम दे दे और दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम दे दे, तो ए से में बैठ करके बी को देखिए तो स्टेशनरी नज़र आएगा और बी में बैठ करके ए देखने पे स्टेशनरी नज़र आएगा। अर्थ का जो मोशन है वह अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन है, यह लीनियर मोशन जैसा नहीं। तो सैटेलाइट यदि ऊपर 36,000 किलोमीटर हाइट पे अर्थ के सरफेस से देखने पे स्टेशनरी नज़र आ रहा है, तो अर्थ का एंगुलर स्पीड ओमेगा और इस सैटेलाइट का ओमेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और जैसे लीनियर वेलोसिटी में डायरेक्शन सेम, तो इस एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन सेम। तो ऑप्शन सी में आपका बोल रहा है रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ सुटेबल हाइट with same angular velocity and in the same direction as earth does about its own axis। तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली। सरफेस टेंशन आपका सोप बबल का बता दिया है। सरफेस टेंशन के टर्म में वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू 2 times टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, 2 times सरफेस टेंशन 0.03 चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया A2 माइनस इनिशियल एरिया A1 0.06, यह दोनों मल्टीप्लाई होकर के एरिया होता है आपका सोप बबल स्फेरिकल शेप का, तो एरिया 4πr²। सेकेंड टाइम्स में बोलिएगा 4πr2² और इनिशियल एरिया बोलेंगे 4πr1²। यहाँ से आप 4π कॉमन ले लीजिए और R2 के बदले 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10 का पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस R1 के बदले 3 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे। और करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका सी दिख जाएगा, 0.4π मिली जूल। नेक्स्ट बोल रहा है 2 स्फेयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मेटल बट वन इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड। एक हॉलो है दूसरा सॉलिड है। दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर देन। जब भी दो बॉडी हो और दोनों का मटेरियल सेम हो और दोनों को हीट करके आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यूज करना होगा। इक्वेशन होगा VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T या T2 माइनस T1। और गामा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, चूंकि आपने दोनों जगह सेम मेटल यूज किया है तो दोनों का गामा सेम रहेगा और दोनों को सेम अमाउंट, दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर। इनिशियल दोनों का टेम्परेचर सेम, फाइनल भी सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक हॉलो है एक सेम साइज, साइज मतलब रेडियस सेम है तो वॉल्यूम सेम, तो फाइनल वॉल्यूम यदि डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम, इनिशियल वॉल्यूम सेम, तो फाइनल VT जो होगा फाइनल वॉल्यूम भी दोनों के लिए सेम होगा। बोथ स्फीयर विल एक्सपैंड इक्वली। 9 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए thermodynamical system which has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 400 joule of work is। कैलोरी का जूल में कन्वर्सन के लिए रिलेशन बता दिया। आपसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे आप डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, किस में? थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम में। विच हैज एब्जॉर्ब्ड 2 किलोकैलोरी ऑफ हीट। हीट को आप डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं और सिस्टम को जो आप हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम उसे एब्जॉर्ब करेगा। और इसका वैल्यू दे रखा है 2 किलो है तो 10 का पावर 3 कर लीजिए, तो 2 × 10 का पावर 3 कैलोरी। 2 किलो कैलोरी को आपने लिखा 2000 या 2 × 10 का पावर 3 कैलोरी
आंसर सब जूल या किलो जूल में है, तो कैलोरी को जूल में लाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4.2 जूल हो जाएगा। 4.2 इंटू 2 8.4, 10⁻³ हटा करके जूल को सीधा कर लेते हैं किलो जूल। यार आने ही दीजिए। पहले जूल में ही आप निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ जूल। यह जब 000 इसको देंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यह हो जाएगा 8400 जूल। डेल्टा यू आपसे पूछा है, डेल्टा क्यू बता दिया है। एंड डन इतना जूल ऑफ वर्क, डेल्टा डब्ल्यू भी बता दिया 400 जूल। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 8400 इक्वल टू डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज 400। यह भी जूल जाके माइनस कीजिए LHS में, तो यह आ जाएगा 8000 जूल, जिसे आप किलो में यदि लिखना चाहें तो 10⁻³ वाला ऑर्डर हटा लीजिए, तो यह किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 किलो जूल आ जाएगा। 8 किलो जूल ऑप्शन बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस सिस्टम के लिए आपसे पूछ लिया अमाउंट ऑफ हीट गिवन। हीट गिवन को या हीट सप्लाइड को आप डेल्टा क्यू बोलते हो। इसके लिए भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाइए। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक में मैंने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा करता है, और डेल्टा यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यह होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का चेंज लीजिएगा, हमेशा 0 आएगा, इसका मतलब आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0। साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, और आइसोथर्मल का भी डेल्टा यू 0। इसका मतलब आपने जो भी हीट सप्लाई किया वह वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क डन सिस्टम करेगा सराउंडिंग के ऊपर, तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 12 नंबर पे। इफ ई इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका ई बता दिया है, और आपसे पूछ लिया है कि जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा सही है। तो एनर्जी के लिए आप इक्वेशन लिखते हो, गैसियस मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल KE/N। यह आता है हाफ KB इंटू टी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वह केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। KB एक कांस्टेंट है जिसे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, और यह KB इक्वल होता है R/Na। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na इज एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैंने के ही लिखा है, इसने बोला कि E इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, के ही ना बोल के केवल E बोला, तो आपका रिलेशन हो जाएगा E/N इक्वल टू हाफ KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने बोला R/Na, टी के बदले टी। यहाँ से आप Na को चाहे तो इधर भेज लीजिए मल्टीप्लाई में, तो E के साथ Na डिवाइडेड बाई N इक्वल टू हाफ RT। इस n को आप नीचे Na को नीचे वाले n के नीचे ले आइए, तो E डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई Na इक्वल्स टू हाफ, और RT का जुगाड़ आप आइडियल गैस इक्वेशन से कीजिए, PV इक्वल्स टू nRT। तो RT दिख रहा होगा PV डिवाइडेड बाई N, तो RT को लिख लीजिए PV डिवाइडेड बाई N। यहाँ N नंबर ऑफ मोल है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दिस इज एवोगाड्रो नंबर। आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, तो इधर के नंबर ऑफ मोल से इधर का नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो गया। आपसे पूछा PV का वैल्यू, सॉरी दिस इज नॉट हाफ KVT, दिस इज 3/2 KVT।
काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT। यहाँ से जब आप पी भी निकालेंगे तो यह 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में, तो 2/3 इंटू ई। इसे आप याद रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT kb, Boltzmann constant, and this is equal to R/Na, and number of molecule divided by Avogadro number is number of मोल। आइडियल गैस इक्वेशन का आइडिया होगा तो आपका रिलेशन पी वी इक्वल्स टू 2/3, पी वी इक्वल्स टू 2/3, ऑप्शन डी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा 5/3 इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डायाएटॉमिक गैस गामा 7/5। मोनोएटॉमिक का भी 1 मोल, डाया का भी 1 मोल, दोनों का गामा अलग अलग, वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज, दोनों को जब एक साथ मिक्स किए तो गामा मिक्सचर का कितना आएगा। गामा मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। N इज नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी 1, N2 भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 का टर्म आप मल्टीप्लाई न भी करेंगे तो काम चलेगा। तो यह सिंपली आ गया CP1 प्लस CP2 बाई CV1 प्लस CV2। यहाँ आपका CP और CV नहीं दिया है, मोनो और डाया का, गामा दे दिया है। तो फर्स्ट आप मान लीजिए मोनो का, और मोनो का CP हुआ करता है 3/2R, सॉरी CV होता है 3/2R, CP होता है 5/2R। CP होता है 5/2R, डाया का CP हुआ करता है 7/2R डिवाइडेड बाई CV 3/2R प्लस CV2, डाया के लिए 5/2R। सॉल्व करेंगे तो 7 और 5 12R/2 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8R/2, बाई से 2 से बाई 2, R से R, 12/8, और 12/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, 3/2 विल बी 1.5। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसका B 13 का, B 1.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, the displacement of a particle in SHM is x equals to 10 sin 2t minus pi/6 meter when its displacement is 6 meter, the velocity of the particle in meter per second is। आपसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट इक्वेशन दे दिया है, और पूछ लिया वेलोसिटी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट भी ऑलरेडी SI यूनिट में है। SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट को x बोलिए या y, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई या फिर प्लस फाई, तो मैं यहाँ प्लस फाई ही यूज कर लेता हूँ। अभी आपका इक्वेशन दिया x इक्वल्स टू 10 साइन 2t माइनस pi/6। यदि इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड 10 मीटर, साइन तो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ 2t मीन्स ओमेगा का वैल्यू 2 है, फाई का वैल्यू माइनस pi/6 है। और वेलोसिटी पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू हो जाए 6,
सेंटीमीटर। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डायरेक्ट रिलेशन b इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा के बदले आपको दिख रहा है 2 है तो 2 रूट अंडर एम्पलीट्यूड 10 का स्क्वायर 100 माइनस डिस्प्लेसमेंट इज 6 सॉरी मीटर। इस डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट में है तो आप 6 का स्क्वायर 36 कर लीजिए। यहाँ से वेलोसिटी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 100 माइनस 36 इज 64 और 64 का रूट लेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू 8 इज 16 मीटर पर सेकेंड जैसा आंसर। देखिए 16 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन आपका सी दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 बोला द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक और पोटेंशियल वेरी करता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के टर्म के साथ। टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट हाफ के ए स्क्वायर आप बोलते हो तो आपको दिख रहा है हाफ कांस्टेंट के कांस्टेंट है। और एनर्जी का यदि एम्पलीट्यूड से रिलेशन देखें तो एनर्जी यदि दोनों कांस्टेंट हटा लीजिएगा तो इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनल में, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। के जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को आप एसएचएम के लिए बोलते हैं के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली पहले ओमेगा आता है, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम। यहाँ से कोई के निकाले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम और के आ जाएगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यही के वेव के लिए होता है के इक्वल टू ओमेगा बाई भी या फिर 2 पाई बाई लैम्डा। इसके को वेव में बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर या वेव वेक्टर। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑप्शन डी दिख रहा है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। एक ओपन ऑर्गन पाइप है और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता दिया एफ। द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। अब इसी पाइप को आप पानी में डुबा दे रहे हैं so that half of length is in water. The fundamental frequency of air column is now। एयर ऊपर रहेगा, नीचे तो वाटर है। पूरा पहले लेंथ एल था, अब आपने लेंथ कर दिया एल ही, लेकिन एयर वाला लेंथ तो केवल आपका L/2 रहा। और इस पाइप को देखेंगे तो दोनों तरफ से ओपन है तो इसे ओपन पाइप बोलेंगे, लेकिन पानी में डुबाने के कारण ऊपर तो ओपन है एयर के कारण और नीचे वाटर के कारण यह क्लोज्ड हो गया तो इसे आप बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऊपर वाला आपका ओपन ऑर्गन पाइप हो गया और नीचे वाला हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू नॉट इक्वल टू 1/2L इंटू भी, जहाँ भी रहता है वेव का स्पीड, सॉरी 1/4L। और ओपन वाला का होता है फंडामेंटल न्यू नॉट इक्वल टू 1/2L इंटू भी। और इस फंडामेंटल को न्यू नॉट ना बोल के उसने एफ बोल लिया तो 1/2L इंटू भी को आप भी एफ बोल लीजिए। और आपसे पूछा 1/4L इंटू भी का वैल्यू, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यह वैल्यू पहले का आधा तो है, लेकिन अब लेंथ जो है पहले पूरा एल लेंथ एयर था, अब लेंथ एयर में एल ना हो करके L/2 है तो आपको लेंथ चेंज करना होगा। एल यहाँ पे डालिएगा L/2 इंटू भी एल डैश आप चाहें तो बोल ले सकते हैं, कैंसिल होकर के यह बचेगा L 1/2L इंटू भी। इस 1/2L इंटू भी को आपने यहाँ एफ बोला था तो यहाँ भी क्या बोलना होगा, एफ ही बोलना होगा। मीन्स ओपन पाइप का यदि आधा लेंथ आप डाल लेते हैं पानी में तो वह क्लोज्ड तो हो जाएगा, लेकिन उसका लेंथ भी उसी रेशियो में हाफ हो जाएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले एफ था तो अभी भी एफ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता देता एफ के बदले 320 हर्ट्ज और बोलता कि डुबा दिए तो बाद में भी 320 400 हर्ट्ज। पहले पानी में डुबाने पे आधा लेंथ
नया फ्रीक्वेंसी तो नया भी 400 ही हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड द सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट लिए, दोनों का एरिया भी सेम और दोनों के बीच का सेपरेशन भी आप सेम ले रहे हो। एक्स हैज एयर एंड वाई हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, इसे एक्स बोलिए और इसे वाई, इसमें एयर है और इसमें के का वैल्यू 2 दे दिया। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, दोनों को सीरीज में 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिए हैं। तो दोनों का सीरीज कनेक्शन दिखा लीजिए 12 वोल्ट के बैटरी से। यह के इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड या तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, नहीं तो हाफ सी वी स्क्वायर। क्योंकि दोनों एक्स और वाई सीरीज में है और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्यू वाला यूज कर ले, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि वह सेम ही होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स और वाई के एनर्जी का रेशियो, एनर्जी को आप यू से डिनोट करते हो, यू एक्स बाई यू वाई कीजिएगा। यू का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, यह होता है आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू दोनों के लिए सेम, 2 भी दोनों के फॉर्मूला में आएगा। मीन्स एनर्जी का रेशियो कैपेसिटेंस का इन्वर्स होगा, कैपेसिटेंस सी वाई का बाई कैपेसिटेंस सी एक्स का। वाई का जो कैपेसिटेंस है वह एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स होगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो सी वाई बाई सी एक्स जब आप लेंगे तो यह 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर दिख रहा होगा 2:1, और 2:1 वाला ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अ हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक मेटल का हॉलो स्फेयर है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। हॉलो स्फेयर या सेल बोलिए, उसके सरफेस का पोटेंशियल बता दिया 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, रेडियस तो 5 सेंटीमीटर था लेकिन 2 सेंटीमीटर सेंटर से, इसका मतलब इनसाइड का पोटेंशियल पूछा। किसी भी हॉलो वाले के इनसाइड का पोटेंशियल कांस्टेंट और वैल्यू के क्यू बाई आर, और सरफेस पे भी वैल्यू के क्यू बाई आर। तो सरफेस वाला के क्यू बाई आर 10, तो अंदर वाला भी के क्यू बाई आर 10 ही आएगा। तो पहले 10 था तो अभी भी 10 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। निगेटिव वाला आप इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए और ई प्लस डेल्टा ई प्रोटॉन का। दोनों का चार्ज इस क्वेश्चन में बोला है कि सेम कंसीडर नहीं कीजिए, दोनों में स्लाइट डिफरेंस मान लीजिए। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्स फोर्स के क्यू 1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, हाइड्रोजन एटम के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसी हाइड्रोजन एटम के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों हाइड्रोजन एटम डी डिस्टेंस पे है, और डी के बारे में बोला मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज। एटम का जो अपना साइज है मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में डी काफ़ी हाई है, इज 0। नेट ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेट वैल्यू 0, मीन्स दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। देन डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा ई का वैल्यू नहीं पूछा, ऑर्डर पूछा, मीन्स 10 के पावर के टर्म में कितना आएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन आपका बता दिया, प्रोटॉन के मास के इक्वल 1.67 10⁻27 kg। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देख ले, 19 नंबर को। यह हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका माइनस ही और दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन माइनस ही, और प्रोटॉन भी वहीं पे ई प्लस डेल्टा ई। आप बोलेंगे कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस, लेकिन इस एटॉमिक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डी डिस्टेंस दोनों हाइड्रोजन के बीच का काफ़ी लार्ज है, तो इस दोनों को आप एक साथ ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन ई प्लस डेल्टा ई। यदि आप इस पॉइंट पे नेट चार्ज देखेंगे तो आपका डेल्टा ई आएगा, और इस पॉइंट पे भी दोनों का नेट करेंगे तो माइनस ई प्लस ई कैंसिल, नेट चार्ज डेल्टा ई आ गया।
मीन्स अपने पास दो चार्ज बचा डेल्टा ई जिसके बीच का डिस्टेंस डी है। दो चार्ज के बीच कूलम फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 के बदले डेल्टा ई, Q2 भी डेल्टा ई है तो स्क्वायर कर लीजिए, बाई आर स्क्वायर के बदले सेपरेशन डी स्क्वायर, और यह बैलेंस हो रहा है ग्रेविटेशनल से। ग्रेविटेशनल इज जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, आर के बदले यहाँ भी डी स्क्वायर कीजिए, डी स्क्वायर कैंसिल। आपसे डेल्टा ई पूछा है तो डेल्टा ई जब आप निकालेंगे तो के नीचे चला जाएगा, जी का वैल्यू 6.67 10 का पावर -11, M1 इज मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 10 का पावर -27, M2 भी उतना ही है तो स्क्वायर कीजिए, डिवाइडेड बाई के बदले 9 इंटू 10⁹ पूरे का रूट ले लें। और जब इसको आप रूट लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यह ऑर्डर आ जाता है नियर अबाउट 10⁻−37। आगे 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, केवल ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर आ जाएगा 10⁻−37 कूलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स। कंडक्टर के लिए IV मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो ओमिक कंडक्टर है नहीं क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन मतलब भी प्रोपोर्शनल I के, या I प्रोपोर्शनल V के लिए स्ट्रेट लाइन। यह आपका कर्व दिख रहा है तो ओमिक नहीं हो सकता। नॉन ओमिक मीन्स वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ेगा, ऐसा ओमिक कंडक्टर के लिए होता है। और यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन ओमिक के लिए दिखा, या स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन ओमिक। तो आपका इस तरह का जो कर्व जैसा ग्राफ होगा कि पहले वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा है और एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है, यह नॉन ओमिक कंडक्टर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा या करंट वर्सेज वोल्टेज ग्राफ। नेक्स्ट बोला अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच एंड दिस मच टेस्ला। इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यह जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है यह इलेक्ट्रॉन के मोशन के भी परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कुछ बाहर की तरफ होना होगा या फिर अंदर की तरफ होना होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, यदि इलेक्ट्रॉन दोनों के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मीन्स इस दोनों परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से अनडेविएटेड पास हो रहा है, तो वेलोसिटी का रेडीमेड फॉर्मूला V = E/B हुआ करता है। कभी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और उसके परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव करे अनडेविएटेड तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आता है या मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री है तो वह मिनिमम ही रहेगा, वह हमेशा आता है V = E/B। E का वैल्यू आपका दे दिया है 20, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में 0.5 को बोलेंगे 1/2, बाई वाला 2 ऊपर गया तो वेलोसिटी 20 × 2 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आपका दिख रहा है। A solenoid of length 1.5 meter and 4 centimeter diameter possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis inside the solenoid is म्यू नॉट का वैल्यू बता दिया, सोलेनॉइड का लेंथ दे दिया, डाया बता दिया, यह दिया 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर जिसे आप बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर मीटर न दे करके पर सेंटीमीटर दे रखा है। करंट दिया 5 एम्पियर, आई का वैल्यू, और पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी का वैल्यू। सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बी हमेशा होता है कांस्टेंट वैल्यू का μ0 और सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁷
एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स दिया 10 पर लेंथ मीटर में ना देखे सेंटीमीटर, तो आपको करना होगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए। और आई का वैल्यू 5 एम्पियर, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 पाई इंटू 5, 4 इंटू 5 20 पाई इंटू इसको ऊपर ले चले तो 2 और 1 3, 3 पॉजिटिव में अब -7 निगेटिव में, तो यह आपका आ जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला में। यह 0 आप इसको दे दीजिए, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका सही आंसर जो मैंने बताया 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला यही होगा। एक ऑप्शन दे रखा है गॉस में, तो आप चाहें तो गॉस में कन्वर्ट करके चेक कर ले सकते हैं। 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस, तो यदि आप इसको गॉस में लाइएगा तो 1 टेस्ला इतना गॉस, तो इतना टेस्ला इतना इंटू 10⁻4, तो यह 2 पाई गॉस आ जाएगा। तो यहाँ से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो क्या किया जाए, जो आया उसी को सही मानते हैं। यह आपका 20 पाई था, यह ऊपर गया तो 3, तो -4 सही है। यह 0 इसको दिया आपने, तो यह सॉरी यह 0 आपने इसको दिया तो यह -3 होगा। यह 0 -4 को आपने दिया, तो आपका पावर का ऑर्डर हो जाएगा -3 का। और 10⁴ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई ना होकर के 20 पाई होगा। तो 20 पाई जैसा भी नहीं है, 2 पाई इंटू 10⁻⁻3, 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वापस से चेक कर लिया गया, कोई दिक्कत है नहीं। आप एक काम कर ले सकते हैं, ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ऐसा यूनिट में यदि एज्यूम कर ले, पर सेंटीमीटर ना मान करके पर मीटर एज्यूम कर ले, और फिर चेक करें कि क्या हो रहा है। तो B इज μ0 Ni, μ0 के बदले 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n के बदले आप केवल 10 लेंगे यदि यह सेंटीमीटर ना होकर के मीटर होता तो यह 10 हो जाता। और I के बदले 5 इंटू 4 20, पाई के बदले पाई, यह दोनों मिलकर के 10⁻⁻6 टेस्ला में। एक 0 इसको दे दीजिए, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। चेक कीजिए, 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डी ऑप्शन यदि बुक में दे रखा है तो वह लाने के लिए क्या करना होगा, आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर एज्यूम करना होगा, पर सेंटीमीटर पे आपका यही ऑप्शन सही होगा। यदि क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग नहीं था, पर मीटर ही था, तब आपका डी होगा ऑप्शन। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन सही था और आपने जहां से यह क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया उस बुक में यदि एरर कर दिया है खुद से पर सेंटीमीटर, तब उसके हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When the current in a coil changes from 2 ampere to 4 ampere in this much second, an EMF of 8 volt is induced in the coil. The coefficient of self inductance of the coil is EMI का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। करंट का चेंज दिया है, ईएमएफ दिया है और टाइम दिया है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए बोलते हैं कि ई हमेशा होता है -L di/dt। ई के बदले ई इक्वल्स टू -L निकालना है, di चेंज इन करेंट 2 से 4 हुआ है तो फाइनल 4 माइनस इनिशियल 2 पर यूनिट टाइम 0.05। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताया 8 वोल्ट, तो ई के बदले 8 डालिए, या 5.05 को उधर मल्टीप्लाई में अभी भेज ले,
तो यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वस टू 4 माइनस 2 2 माइनस 2L। एल निगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसको यहीं पे माइनस गायब कीजिए। एक्चुअली ई जो होगा आपका -8 वोल्ट जैसा आना चाहिए था। निगेटिव साइन आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। एल एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो माइनस को इग्नोर करते हुए 2 से 8 को कैंसिल कीजिए। तो 4 टाइम्स 4 इंटू 5 20, 20/100 को 0.2 बोलेंगे। 20/100 को आप 0.2 बोलिएगा। और एल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, तो 0.2 हेनरी आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 An AC circuit has resistance this much, capacitance this much, inductance this much, connected in series. Quality factor of the circuit is, quality factor को आप Q से डिनोट करते हैं, और यह होता है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को आप बोलते हैं रिजोनेंस होने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा को आप बैंडविड्थ बोलते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का यह फॉर्मूला इस फॉर्म में आपको याद रखना पड़ता है। ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट बोलते हैं, और 2 डेल्टा ओमेगा सर्किट का बैंडविड्थ जब हम लोग निकालते हैं एनसीईआरटी में यह टॉपिक आपको मिल जाता है, क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस करके। तो वहाँ पर बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा हमेशा आता है R/L के। तो 2 डेल्टा ओमेगा को आप R बाई वाला L ऊपर भेज लीजिए, तो ओमेगा नॉट L/R। और यह ओमेगा नॉट LC ऑसिलेशन में यह आया करता है 1/√LC। तो अगली बार आप ओमेगा नॉट को पुट कीजिए 1/√LC, ऊपर L नीचे R। इस L को आप लिख सकते हैं √L इंटू √L। तो 1 √L से 1 √L कैंसिल, ऊपर में 1 √L बचा, और नीचे में 1 √C एक ही साथ रूट में ले लीजिए। तो आपका क्वालिटी फैक्टर का यह फार्मूला भी ध्यान रखना है। यह फार्मूला भी नीट वगैरह डायरेक्ट पूछ चुका है, और इसको यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ तक लाना। यह फार्मूला भी आप रेडीमेड याद रखेंगे तो सही रहता है। मुझे रेडीमेड याद नहीं था, तो मैंने ओमेगा नॉट के हेल्प से इसे कैलकुलेट कर लिया। तो क्वालिटी फैक्टर LC और R के टर्म में, चूंकि तीनों दे रखा था, कभी डायरेक्ट ओमेगा नॉट दे तब ओमेगा नॉट L/R, कभी L और R ना दे करके बैंडविड्थ दे दे तो ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा बोलेंगे। और यहाँ पर RLC तीनों दिया था, तो LC और R के टर्म में √L/C इंटू 1/R वैल्यू डालिए। √L का वैल्यू 80 मिली हेनरी, 80 मिली है, तो 10 का पावर -3 हेनरी में आ गया बाई C। C इज 2 माइक्रो, माइक्रो के लिए 10 का पावर -6 इंटू 1/R। R ऐसा यूनिट में है, ओम में है। सॉल्व करेंगे तो यह -3 ऊपर जाके +3, 80/2 विल बी 40। और यह ऊपर जाकर के 10 का पावर -6 था, जो ऊपर जाके +6 होगा, पहले से -3, तो ऊपर में पावर +3 इंटू 1/100। इसे आप बोलते हैं, यह 0 इसे दे दीजिए, तो 4 रूट से बाहर आके 2, यह 0 इसे दीजिएगा, तो 10 का पावर 4 रूट से बाहर आकर के 10 का पावर 2 इंटू 1/100। यह भी 100, यह भी 100। आंसर आपका क्वालिटी फैक्टर 2 आ जाएगा, और 2 ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्वालिटी फैक्टर बताता है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, कि आपका जो रिजोनेंस अचीव हो रहा है उसका पीक फ्लैट है या फिर उसका पीक शार्प है। इसे आप फ्लैट पीक बोलेंगे, इसे बोलेंगे शार्प पीक। और क्वालिटी फैक्टर हाई होने के लिए L का वैल्यू हाई, C और R का वैल्यू लो होना चाहिए। √L/C इंटू 1/R, जिसके लिए हाई उसका क्वालिटी फैक्टर हाई, और क्वालिटी फैक्टर जितना हाई पीक उतना शार्प हुआ करेगा, फ्लैट ना होकर के। क्यों हाई? तो शार्पनेस रिजोनेंस का हाई। और शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर आपका सर्किट का सेलेक्टिविटी बताता है। यदि एक पार्टिकुलर पीक पे आपका सर्किट है तो उस सर्किट को सिलेक्ट करना रेडियो स्टेशन वगैरह के ट्यूनिंग में आसान हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए। एक एरिया पर आपने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉर्मली इंसिडेंट करवाया एंड इज परफेक्टली रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट जैसा हुआ वैसा ही परफेक्टली, रिफ्लेक्शन का मतलब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहा। इफ एनर्जी ई स्ट्राइक्स द सरफेस इन टाइम टी, देन एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज, सी बोला है स्पीड ऑफ लाइट। करके देख लेते हैं। ई एनर्जी स्ट्राइक हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी आपका ई ही होगा। आपसे पूछा प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ए दे रखा है। और फोर्स के लिए आप यूज करते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम को आप लिख लीजिए P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई टाइम को T, तो फोर्स के बदले चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एरिया के बदले एरिया। और मोमेंटम का चेंज, यदि आने के समय मोमेंटम P, लौटने के समय P, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला P अपवर्ड माइनस इनिशियल वाला P तो है लेकिन डाउनवर्ड, तो यह चेंज इन मोमेंटम हमेशा वेक्टर के केस में जीरो ना होकर के इनिशियल का 2 टाइम्स हो जाया करता है, क्योंकि वेक्टर के साथ एक डायरेक्शन भी है। वेक्टर फॉर्म में मैंने बता रखा है कि यदि आप फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे देख लीजिए, फाइनली ऐसा P मोमेंटम से गया, इनिशियली P मोमेंटम से आ रहा है, तो P2 को यदि आप बोलेंगे P जे कैप माइनस इनिशियल को बोलना होगा P और डायरेक्शन नीचे की तरफ निगेटिव y, तो माइनस जे कैप। यह टोटल मिल करके 2P जे कैप, मोड लेने पर जे कैप का मोड 1, और चेंज हमेशा इनिशियल का 2 टाइम्स यदि 90 डिग्री पे स्ट्राइक हो रहा हो। तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 को 2P बोल ले बाई एरिया, और टाइम है तो टाइम डालिए। मोमेंटम के टर्म में आंसर नहीं है क्योंकि मोमेंटम दिया भी नहीं था, बदले में आपका एनर्जी दे रखा है ई। तो किसी भी वेव का एनर्जी और मोमेंटम का आप रिलेशन जानते हैं कि मोमेंटम जो P होता है वह एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे लास्ट टॉपिक यही है, मोमेंटम P इक्वल्स टू एनर्जी बाय स्पीड। तो P को आप E बाई सी कर लीजिए, तो 2E बाई ए टी सी, 2E बाई ए टी सी, 2E बाई ए टी सी, ऑप्शन आपका सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm। दोनों स्लिट के बीच के सेपरेशन को आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल डी का वैल्यू बताया 2 mm, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। स्लिट से स्क्रीन के सेपरेशन को कैपिटल डी बोलते हैं, और कैपिटल डी दे दिया 1 मीटर। व्हेन द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, द फ्रिंज सेपरेशन विल बी। फ्रिंज सेपरेशन बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बीटा होता है आपका लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा दिया 500 नैनोमीटर में, तो नैनो के लिए 10 का पावर -9। डी है स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन जो कि 1 मीटर दे रखा है, और यह दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, 2 × 10 का पावर -3। या -3 ऊपर भेज करके इसके साथ पहले वर्क कर लीजिए, तो -600 और दे दीजिए, तो -4। 5/2 को आप लिखेंगे 2.5 × 10 का पावर -4। विड्थ है तो मीटर में आएगा। अब ऑप्शन में दिया मिलीमीटर, तो 10 के पावर -3 के ऑर्डर में ले आइए, तो 2.5 10 का पावर -3 × 10 का पावर -1 मीटर में। यह -1 इसको यदि दे दे तो 0.25 हो जाएगा, -3 हटाइएगा तो मीटर मिलीमीटर में, तो 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। ऑप्शन ए दिख रहा है आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी, थिकनेस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेव एज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ग्लास स्लैब का 4 सेंटीमीटर थिकनेस और वाटर के लिए 5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए नंबर ऑफ वेव सेम दिया।
व्हेन बोथ आर ट्रैवर्स्ड बाय सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट सेम है मीन्स वेवलेंथ दोनों बार सेम ले लेना है एयर के लिए। मीडियम में जाने पर वेवलेंथ चेंज हो जाता है और मीडियम में जाने पर जो वेवलेंथ होता है वह एयर वाला डिवाइडेड बाय म्यू। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इतना देन व्हाट इज दैट ऑफ ग्लास। पहले आपका लिया ग्लास, बाद में लिया वाटर। तो लैम्डा जो मीडियम में होता है आपका वाटर में या ग्लास में, वह होता है लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू। दोनों के लिए एयर में जब था तो सेम ही मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो लैम्डा एयर दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब दोनों ही मीडियम में जो वेवलेंथ होगा ग्लास में और वाटर में, वह म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों मीडियम में जो वेवलेंथ आएगा वह म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थिकनेस एक का T1 बोले ग्लास का और दूसरे का वाटर का थिकनेस T2 बोले, तो T1 बाई T2 जो है वह वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, और यह लैम्डा म्यू के इनवर्सली, तो यह इक्वल हो जाएगा म्यू 2 बाई म्यू 1। आप सीधा थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर लीजिए। पहला का थिकनेस है 5, ग्लास का 4 है तो 4 लीजिए, वाटर का 5 इक्वल्स टू म्यू 2। आपने पहला लिया है 4 किसका, ग्लास का, तो ग्लास का म्यू पूछ रहा है तो म्यू 2 ही रहने दीजिए। और वाटर का बोला है 4/3, तो यहाँ पे डालिए 4 डिवाइडेड बाई 3, या बाई वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो म्यू 2 हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 4/3, 16/25, 16/25। ऐसा तो दिख नहीं रहा है कोई भी ऑप्शन। वापस से इसे रीचेक करें। ग्लास का थिकनेस 4 सेंटीमीटर, तो 4, वाटर 5, तो आपने 5 डाला, म्यू अब डालना है 2 का, 2 बोले तो वाटर का, यहाँ आपने गलत कर लिया है। सॉरी, आप इस स्टेप को केवल मिटा लीजिए। T1 1 यदि मैं बोल रहा हूँ ग्लास को, जिसका थिकनेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ग्लास के लिए 4, वाटर के लिए 5। अब म्यू पहले यह ग्लास लिए हैं तो यहाँ पर 2, 2 मीन्स वाटर का म्यू, वाटर का म्यू 4/3, 4/3 का टर्म ऊपर गया। अब बाई म्यू 1 के बदले म्यू 1, 1 इज आपका ग्लास। म्यू 1 निकालने के लिए म्यू 1 को ऊपर ले जाइए, 4/5 को नीचे ले जाएंगे, तो म्यू 1 आपका आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/5। यह नीचे आया, म्यू 1 लेफ्ट में गया, 4 4 कैंसिल, 5 ऊपर 3 नीचे, म्यू 1 का वैल्यू 5/3, म्यू 1 का वैल्यू 5/3। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला ए स्टील बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी की के द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल इज सॉरी, बॉल का मास m दिया और काइनेटिक एनर्जी के दिया, आपसे पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/p, h के बदले h, p इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी सॉरी, मोमेंटम मास तो दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है, काइनेटिक दिया है, तो डायरेक्ट मोमेंटम को हम काइनेटिक के टर्म में डालें तो मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलिए, और h/√2m के नहीं, h रूट में नहीं होना चाहिए, h/√2m के आपका ऑप्शन सी दिख रहा है तो सी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 टाइम्स। एक मेटल के ऊपर जो आप लाइट फॉल करवाए हैं उसका वेवलेंथ पहले 500 नैनोमीटर था, फिर उसी मेटल के ऊपर, मेटल आपने चेंज नहीं किया, आपने रेडिएशन चेंज कर लिया, उसका वेवलेंथ अब पहले से कम हो गया 200 नैनोमीटर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 टाइम्स। यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी को आप ई बोल लीजिए, तो अगली बार जब 200 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गया, ई का 3 टाइम्स 3 हो गया। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, आपसे मेटल का वर्क फंक्शन 5 पूछ लिया। वर्क फंक्शन जो है वह वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वह मेटल का प्रॉपर्टी है। जब तक आप मेटल चेंज नहीं करेंगे आप के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे यहाँ पर बताया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पूछ लिया है वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का जो रिलेशन है उस रिलेशन पे हम लोग आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ही होता है ई माइनस फाइव। फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस ई को आप बोलते हैं एच न्यू, और वेवलेंथ के टर्म में आप ई को ही बोलते हैं एच सी बाई लैम्डा। -5 तो -5, इधर के ई तो के ई। तो अभी अपना वेवलेंथ दे रखा था, तो वेवलेंथ के टर्म में काइनेटिक का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा -5। काइनेटिक को शॉर्ट में पहले मैं ई लिख ले रहा हूँ, यह हो गया एच सी बाई लैम्डा 1 बोलिए 500 वाले को, और -5 के बदले 5। अगली बार जब 200 हुआ उस समय ई 3 टाइम्स हो गया है, तो 3E इक्वस टू एच सी बाई लैम्डा 2। फाई तो सेम ही रहेगा। यहाँ से आपको फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए दोनों को यदि हम माइनस करें तो फाई ही कैंसिल हो जाएगा, तो फाई तो चाहिए, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप क्या कर लीजिए कि इस ई वाले टर्म को हटा लीजिए, फिर आपका फाई का टर्म रह जाएगा, और ई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करें तो माइनस माइनस और यहाँ का माइनस प्लस बन गया, या 3 और यह 3 कैंसिल। LHS में तो 0 बचा इक्वस टू RHS में देखिए इस पूरे के आगे 3HC बाई लैम्डा 1 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, और इस HC बाई लैम्डा 2 के आगे माइनस होगा। तो जब आप दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो HC का कॉमन टर्म कॉमन ले लेते हैं, यह बचेगा 3 बाई लैम्डा 1, अब माइनस में 1 बाई लैम्डा 2। यह है -3 और +5 मिल करके -2, यह -2 LHS में जा करके +2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं लिख ले रहा हूँ 2 इक्वस टू HC 3 बाई लैम्डा 1 -1 बाई लैम्डा 2। लैम्डा दे रखा है आपका नैनोमीटर में, लैम्डा है आपका नैनोमीटर में, तो HC का वैल्यू यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में यूज करे तो 1240 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। और कभी वेवलेंथ आपका एंगस्ट्रॉम में रहे तो 12400 आप बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि नैनोमीटर है तो इसे हम ले ले 1240 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ऊपर जो यह नैनोमीटर आएगा उससे यह दोनों नैनो कैंसिल, तो पूरा वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 3 बाई लैम्डा 1 था 500, नैनो नैनो कैंसिल ही हो गया, -1 बाई लैम्डा 2 इज 200। यहाँ से फाई निकालिएगा तो 1240 में 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 620 आ जाएगा। यह 500 और 200 का LCM 1000 हो जाएगा। 500 से 1000 में 2 टाइम्स 2 इंटू 3 6 माइनस 200 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो 5 टाइम्स 5 इंटू 1 5, 6 माइनस 5 1 बाई 1000, यह आपका 1 बाई 1000 और आगे 620 है तो 0.620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाया करेगा। फाई का वैल्यू 0.62 या 0.620 जैसा ऑप्शन चेक कर लीजिए।
0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो वह H का वैल्यू अलग से यूज किया होगा और C का वैल्यू 3 × 10⁸ अलग से, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में डिफरेंस है। नियरेस्ट वैल्यू आपका यही दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन बोला, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल शोन बिलो द ओपन सर्कल्स एंड फील्ड सर्कल्स डिनोट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ओपन सर्कल जो है वह होल के लिए, आप फील्ड सर्कल जो है इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर आपको फील्ड सर्कल, यहाँ भी फील्ड सर्कल, यहाँ भी फील्ड सर्कल और बाकी 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है ओपन सर्कल, जो कि होल के लिए है, फील्ड सर्कल इलेक्ट्रॉन के लिए है। द मटेरियल इज, आपको दिख रहा है कि वैलेंस बैंड में फील्ड सर्कल, फील्ड बोला था इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कम है और होल ज़्यादा है। ज़्यादा होल को हम लोग बोलते हैं कि होल मेजोरिटी में है। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का, पी टाइप में होल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, मीन्स होल मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी और होल माइनॉरिटी। तो यहाँ ज़्यादा संख्या में मीन्स मेजोरिटी में होल दिख रहा है और मेजोरिटी होल होता है पी टाइप में, तो यह पूरा सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया यह सेट।